आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कर्म क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझने में दिक्कत आती है कि कर्म क्या है, और कर्म की हमें जरूरत पड़ती है जब सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमें पहचाननी होती है, तब भी जरूरत पड़ती है। और साथ में हमें जरूरत पड़ती है जब हम कारक पढ़ रहे होते हैं। तो कारकों में एक कर्ता कारक होता है, एक कर्म कारक होता है, फिर और भी सारे कारक होते हैं। लेकिन कर्म कारक क्या होता है, लोगों को ये समझने में दिक्कत आती है। तो महत्वपूर्ण ये है कि हम ये समझें कि कर्म क्या होता है। ठीक है, हम इसकी परिभाषा भी देखेंगे और एग्जाम्पल को लेकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म क्या होता है, ताकि आज के बाद हमें कभी दिक्कत ना हो कि कर्म किस प्रकार की चीज है और इससे जुड़े हुए प्रश्न हम आसानी से डील कर पाए। तो पहली बात हम देखते हैं कि कर्म की परिभाषा क्या है। असल में कर्म क्या है, इसके लिए हम दो तीन बातें समझ सकते हैं। कर्म वो चीज है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। एक भाषा तो ये है, एक चीज ये है कि कर्म वो है जिस आधार पर क्रिया संपादित होती है। ये दो चीजें हैं। अच्छा, हम आगे जाके एग्जांपल के तौर पे इसको जब लेंगे तो हमें इसकी ठीक ठीक परिभाषा समझ में आएगी। ठीक है, तो पहले हम दो मुख्य बिंदु यहां पर समझें। एक बात तो ये है कि कर्म क्रिया का आधार है ना। पहली बात ये है यहाँ पे, कर्म क्रिया का आधार है। फर्स्ट बात ये है। ठीक है, दूसरी बात हम ये समझेंगे कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, हम ये भी कह सकते हैं जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, कर्म क्रिया का आधार है और दूसरी बात है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े हम उसे कर्म कहते हैं। टेक्निकल किताबी भाषा ये है, पर असल में ये है इंपॉर्टेंट बात कि कर्म जब आप क्रिया करते हैं तो क्रिया करके आप पाते क्या है ना, इसी को हम कर्म कहते हैं। हम अगर उदाहरण लेकर के इसे समझें तब हमें ये ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप उदाहरण ले लें इसका और एक दो उदाहरण से इसे अगर समझने की कोशिश करें तो हमें ये बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं कि सीता खाना खाती है। अगर मैं ऐसा लिखूं, सीता खाना खाती है, ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया है कि सीता खाना खाती है। अब इस वाक्य में समझने वाली जो बेसिक बात है कि पहली बात है कि जो यहाँ पे सीता है, ये तो यहाँ पर हमारी सीता यहाँ पर हमारे लिए करता है, क्योंकि खाना नाम की क्रिया को संपादित करने में सीता का योगदान है। सीता ने खाना नाम की क्रिया को संपादित किया है। ठीक है, तो जो खाती है वो यहाँ पर हमारा क्रिया हो गई है। ठीक है, सीता करता है, सीता ने खाती नाम की क्रिया या खाना नाम की क्रिया को संपादित किया है। और जो ये खाना हमारा यहाँ पे बीच में बच गया है, जो यहाँ पर इस वाक्य में खाना लिखा हुआ है, इसको हम कर्म बोलते हैं। खाती नाम की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? खाना पर। यानी कि सीता ने खाती नाम की क्रिया को जब संपादित किया तो इसका आधार या इसका प्रभाव जिस पर पड़ा वो था खाना। एक वाक्य तो ये रहा। हम एक और वाक्य लिखते हैं, जैसे रोहन घर जा रहा है। एक वाक्य हमने और लिख दिया, रोहन घर जा रहा है। इस वाक्य में रोहन करता है जिसने क्रिया को संपादित किया है, और रोहन ने कौन सी क्रिया संपादित की है? रोहन ने यहाँ पर जाने की क्रिया संपादित की है, जो कि इस वाक्य में लिखा हुआ है और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, रोहन करता है इस वाक्य का, और जा रहा है यहाँ पर क्रिया है। रोहन ने जा रहा है नाम की क्रिया संपादित की, और जा रहा है नाम की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा है? घर पर। तो यानी कि यहाँ पे घर क्या है? कर्म है। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? जा रहा नाम की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? घर पर। एक तरीका तो ये है कि हम इसकी परिभाषा को समझ ले। दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारा कर्म कारक होता है, इसकी पहचान होती है को। अब इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं टेक्निकली कि जो हमारा कर्म कारक होता है उसकी पहचान होती है को। इसका परसर्ग जो पहचान हम बोल रहे हैं, पहचान को असल में परसर्ग भी एक भाषा में बोला जाता है। यानी कि कर्म कारक का परसर्ग, जो परसर्ग होता है कर्म कारक का, वो होता है को। इसका मतलब क्या है कि कर्म को पहचानने के लिए हम को चिन्ह को भी फॉलो कर सकते हैं, कि यानी कि जहां पे को चिन्ह आ रहा है या फिर जहां पे को चिन्ह की संभावना है उसे हम कर्म कहेंगे। ऊपर के वाक्यों में अगर मैं देखूं, सीता खाना खाती है, अगर हम इस वाक्य को देखें तो इस वाक्य में भले लिखा तो नहीं जा सकता है यहाँ पे व्याकरणिक दृष्टि से, लेकिन तब भी सीता खाने को खा रही है,
यहाँ पे को का एक भाव है, भले अगर आप यहाँ पे को लिखेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी जब हमने यहाँ पे घर लिखा है तो इसके बीच में भी को का एक एहसास है मौजूद, भले को लिखना यहाँ पे ठीक नहीं है। यहाँ पे को लिखना क्यों ठीक नहीं है, और व्याकरण की दृष्टि से अगर हम को लिखेंगे यानी रोहन घर को जा रहा है, अगर हम ये लिखेंगे तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे को का भाव तो है। अब कुछ एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जिसमें आपको को का प्रयोग दिखाई देगा, ठीक है। जैसे देखते हैं कि जब हमें को लिखना होगा तब तो खैर बहुत आसानी से ही आप उस वाक्य को पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं ये लिखूं, माँ बच्चे को खिला रही है, ठीक है, माँ बच्चे को खिला रही है। ये देखिए, माँ बच्चे को खिला रही है, कुछ भी खिला सकती है, बच्चे को खिला रही है। तो इस वाक्य में कितना सरल है कि देखिए माँ ने यहाँ पे क्रिया को संपादित किया है, तो भाई माँ तो यहाँ पे क्या हो गई, माँ तो यहाँ पे हो गई कर्ता, क्योंकि माँ ने खिलाने नाम की क्रिया को संपादित किया है। तो खिला रही है यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पे क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ता और क्रिया को हमने पहचान लिया। अब यहाँ पे जो ये बच्चे हमने लिखा हुआ है, इसके साथ में यहाँ पे को भी तो लगा हुआ है ना, भले को लिखना यहाँ पे ठीक है, को जो लिखा गया है वो सही है, ऊपर के वाक्यों में हमने को नहीं लिखा था, उसकी एक वजह थी, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन यहाँ पे को लिखा गया है, और जब यहाँ पे को लिखा हुआ है तो हमने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कर्म कारक के साथ को आता है, तो इसलिए भी हम इसको आराम से पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे को लिखा हुआ है और बच्चे के साथ को आया, तो बच्चा यहाँ पे क्या है, हमारा कर्म है, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, रोहन कुत्ते को, ऐसा लिख सकते हैं, रोहन कुत्ते को घुमा रहा है ना, ऐसा लिख सकते हैं एक सेंटेंस, रोहन कुत्ते को घुमा रहा है। ये एक वाक्य हो गया, रोहन कुत्ते को घुमा रहा है। यहाँ पे घुमाना नाम की जो क्रिया है, इसको संपादित करने का जो कार्य है वो रोहन ने किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में जो रोहन है वो तो करता है, ठीक है। ये तो हमें अच्छे से पता लग रहा है कि रोहन इस वाक्य का करता है, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये रोहन है और ये करता है, और जो आपको ये बैंगनी कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको ये क्रिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये घूम रहा है यहाँ पे क्रिया है, और रोहन यहाँ पे क्या है, करता है। अब वो रोहन घुमा किसको रहा है, यानी कि को किसके साथ आया है, तो भाई देखिए कुत्ते के साथ आया है, तो कुत्ता यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। अब हम एक चीज पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि ऊपर के जो वाक्य हैं दोनों, जैसे सीता खाना खाती है या फिर रोहन घर जा रहा है, इन दोनों वाक्यों में हमने को का प्रयोग नहीं करना है कर्म के साथ। क्यों नहीं करना है कि खाना भी और घर भी दोनों ही निर्जीव हैं। जब कर्म निर्जीव हो तो हम को का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब कर्म सजीव हो तो हम को का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको यहां पे समझ सकते हैं। यहां पर देखते हैं कि कर्म कारक का जो प्रसर्ग है वो को है, तो को हम कहां इस्तेमाल करेंगे, को हम कहां इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। अगर हमारा कर्म निर्जीव हुआ, ठीक है, तो को का प्रयोग वहां पे, अगर हमारा कर्म निर्जीव है तो को का प्रयोग वहां पे गलत है, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया है, अगर हमारा कर्म सजीव है, अगर हमारे पास कर्म सजीव है तो को का प्रयोग वहां पर सही है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर हमारा कर्म सजीव है तो को का प्रयोग वहां पर ठीक है, हम वहां पे को का प्रयोग मतलब कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ये चीज, अगर हमारा कर्म निर्जीव है तो हम को का प्रयोग वहां पर नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर लिखा है सीता खाना खा रही है, तो खाने के साथ को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वैदिव्य आप कभी लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कभी ऐसे ही हल्के में बोलते हैं मैं बाजार को जा रहा हूं, किधर को जा रहे हैं, बाजार को जा रहे हैं, तो वो गलत प्रयोग है। आम बोलचाल में ऐसा चल सकता है, लेकिन व्याकरण में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यानी कि सजीव कर्म के साथ आप क्या इस्तेमाल करें भाई, सजीव कर्म के साथ आप को इस्तेमाल करें, वो प्रयोग सही है, और निर्जीव कर्म के साथ आप को का प्रयोग ना करें। तो एक तरीका ये है। अभी तरीका एक और भी है कि अगर आपको कर्म की किसी वाक्य में पहचान करनी है तो इसका एक और तरीका है। पहला तरीका है कि परिभाषा समझिए, दूसरा तरीका है कि को की तलाश कीजिए, जहां पे को आ रहा है वो कर्म है, या फिर कहीं पे को नहीं आ रहा है तो सिर्फ निर्जीव कर्म के साथ को नहीं आ सकता, ठीक है। एक और तरीका है
मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई वाक्य लिखूं, एक वाक्य लिखूं मैं, मान लीजिए कि इसी वाक्य को ले लेते हैं कि माँ बच्चे को खिला रही है। ठीक है, इस वाक्य में कर्म कौन है, इसकी पहचान करने के लिए हम प्रश्न बना सकते हैं। इस वाक्य के लास्ट में लगा सकते हैं क्या। हम क्या कर सकते हैं, माँ खिला रही है, ये तो क्या करें, ठीक है, या फिर कर दें किसको। इन दोनों प्रश्न के जो हमारे आंसर होंगे वो भी कर्म होगा। जैसे माँ खिला रही है, किसको खिला रही है, तो आंसर बच्चे को, तो बच्चा कर्म हो गया। रोहन कुत्ते को घुमा रहा है, अब मान लीजिए मैं यहां पे क्वेश्चन बनाता हूं, रोहन घुमा रहा है, यहां पे लिखता हूं किसको। ठीक है, तो रोहन घुमा रहा है किसको, वहां आंसर लिखा हुआ है कुत्ते को, तो कुत्ता हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है, ऊपर के सेंटेंस में भी अगर आप देखेंगे सीता खाना खाती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि सीता खाती है और क्वेश्चन बना दें क्या। ठीक है, क्वेश्चन बना दिया हमने क्या, सीता खाती है क्या, आंसर दिया है वाक्य में खाना, तो यहाँ पे ये कर्म हो गया। रोहन घर को जा रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना दूं रोहन जा रहा है कहां, आंसर होगा घर, तो घर हमारा कर्म हो जाएगा। या फिर कहां को कह सकते हैं, तो घर हमारा कर्म हो जाएगा। यानी कि कर्म को पहचानने के 3 तरीके हैं जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है। क्या है जी, पहला कर्म की परिभाषा को समझ लें, व्यवहारिक रूप से एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है कि कर्म कारक का जो परसर्ग है को, उसको पहचान लें। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको किसी वाक्य में कर्म का पता करना है कि किसी वाक्य में कर्म कौन है, तो हमें उसके लिए उस सेंटेंस की कर्ता और क्रिया, उस वाक्य का कर्ता और क्रिया को लेकर के प्रश्न बनाने होंगे, क्या या फिर कहां को लेकर के, और जैसे प्रश्न बनाएंगे उसका जो आंसर होगा उस वाक्य में वो कर्म होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।